हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं मनीष। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं विंसम क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केवीएस ने अपने टीजीटी पीजीटी एंड फॉर वेरियस पोस्ट वैकेंसीज अनाउंस कर दी। फॉर्म्स भरे जाना शुरू हो गए हैं ना। सिंस की केवीएस ने सिलेबस चेंज कर दिया है, तो नए सिलेबस के थ्रू ही हमें जो है प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ेगी। और नए सिलेबस उसने कर दिया है कि आप जो है 6 to 10 की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको तो पढ़ो ही पढ़ो। तो उसने सारे चैप्टर्स टॉपिक्स वगैरह हमें दे रखे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं जो हूँ कुछ आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन के कुछ क्लासेस लेकर आया हूँ। ठीक है, क्लास 6 to 10 और उसके बाद जो पीजीटी की रहेगी 11th एंड 12th की। ऐसी चीज़ें जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो उसमें जो है सबसे मैंने पोइट्री से स्टार्ट किया। क्लास 10th की पोइट्री है, ठीक है। उसकी स्टार्टिंग में ही दो पोएम दी गई है क्लास 10th में। एक का नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड एक का नाम है फायर एंड आइस। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए दिया है क्योंकि दोनों एक ही ऑथर के द्वारा लिखे गए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अभी तक केवीएस का जो नए पैटर्न पे कोई एग्जाम हुआ नहीं है, तो जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि ऑथर की बायोग्राफी तो हमें देखनी ही चाहिए। बायोग्राफी एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स हो जो ऑथर का है, और बाकी जो टॉपिक है उसका आपको ये डीप स्टडी ही करनी होगी आपको भाई। क्योंकि ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटर्स, बहुत से एस्पायरेंट्स होंगे जो कि एज अ टीचर हैं, और उनको ये सारे पोएम्स तक रटे होंगे, क्योंकि 9th 10th मैक्सिमम जो आपसे फॉर्म भरते होंगे वो पढ़ाते ही होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एक बार वीडियो को आप सभी लोग शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और टेलीग्राम चैनल है विंसम क्लासेस, जहाँ पे सारी पीडीएफ जो है अपडेट होते रहते, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी के साथ। बहुत डीप बायोग्राफी मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि उतना डीप तो शायद ही पूछा जाता है जब स्पेसिफाइड ऑथर्स रहते हैं तब। फिर भी आप अपने स्तर से उसको देख सकते हो। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को, बट हिज फैमिली मूव टू लॉरेंस मैसाचुसेट्स इन 1884 फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ। इनका जन्म होता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में, बट इनके फादर की डेथ के बाद इनकी फैमिली जो है मूव कर जाती है। द मूव वाज एक्चुअली अ रिटर्न फॉर फादर्स एंड एक्स्टर्स were originally New Englanders, and Frost became famous of his poetry's engagement with New England locals' identities and themes. Frost graduated from Lawrence High School in 1892 1892 में ग्रेजुएट होते हैं एज क्लास पोएट। ही ऑल्सो शेयर्ड द ऑनर ऑफ को वेलिडक्टोरियन विथ हिज वाइफ टू बी एलिनोर वाइट। एलिनोर वाइट कौन है? इनकी वाइफ है। And 2 years later, the New York Independent accepted his poem entitled My Butterfly, launching his status as a professional poet with a check of $15। तो स्टार्टिंग लाइफ अगर इनकी देखी जाए तो लॉरेंस हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं, क्लास पोएट बनते हैं। ठीक है, क्लास पोएट वहाँ पे रहे। अपनी वाइफ एलिनोर वाइट के साथ इन्होंने वेलिडिक्टोरियन का ऑनर भी शेयर किया। और इनकी जो फर्स्ट जो आप कह सकते हो कि वो होता है एज अ प्रोफेशनल पोएट, लॉन्च होते हैं 1894 में, जब न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट इनका पोएम माई बटरफ्लाई को एक्सेप्ट करता है इनको $15 देते हुए। फ्रॉस्ट फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड अराउंड द एज ऑफ 40। 40 के एज के आसपास जो है फ्रॉस्ट की पहली किताब पब्लिश होती है। बट ही वुड गो टू विन अ रिकॉर्ड फॉर पुलिट्जर प्राइजेस एंड बिकम द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो फ्रॉस्ट जो है अपने लाइफ करियर में इनको 4 वो मिलते हैं, पुलिट्जर प्राइज मिलते हैं, और जिससे कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और एक बात और कि जो पुलिट्जर प्राइज 4 मिलने का रिकॉर्ड जो है सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास ही है, और किसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। ओनली पोएट टू विन 4 पुलिट्जर प्राइजेस। ठीक है, आगे बात की जाए तो इनके चारों जो वर्क्स कौन कौन से थे जिसकी वजह से इनको मिला था, उसके नाम देख लो आप सभी लोग। 1924 में इनको पहला मिलता है न्यू हेम्सफायर अ पोएम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट्स। 1931 में मिलता है इनको दोस्तों कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 37 में इनको मिलता है अ फर्दर रेंज के लिए। 43 में इनको मिलता है विटनेस ऑफ ट्री में। इनके बारे में बात किया दोस्तों तो इनकी जन्म होता है इनका बॉर्न 26 मार्च 1874। कहाँ पे दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इनकी डेथ कब होती है दोस्तों? तो ये होती है 29 जनवरी
1963 में। ओके, और इनकी स्पाउस हमने देख लिया, इनकी वाइफ का नाम है एलिनोर। अब शादी के बाद फ्रोस्ट हो जाता है, ठीक है। और इनसे पूछा जाता है कि इनके ऊपर हाईली ये इन्फ्लुएंस्ड थे, ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स में जो रोमांटिक एज था पोएट्री का, उसमें ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया, अफेक्टेड थे, उन लोगों से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, आप इनको ये कह सकते हो। तो इनकी भाई शॉर्ट बायोग्राफी हमने डिस्कस कर दी। अब देखो इनके वर्क्स की मैंने पूरी लिस्ट जो है आपको गूगल पे भी सर्च करोगे, विकीपीडिया पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो पोइट्री कलेक्शंस इनको क्या कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो अच्छे से। मैं इसको शेयर जब करूँगा पीडीएफ इसकी तब। 1913 अ बॉयज विल, 14 नॉर्थ ऑफ बोस्टन, 16 में माउंटेन इंटरवल, 23 में सिलेक्टेड पोएम्स, 23 में न्यू हेमस्फायर आता है, जिसमें न्यू हेमस्फायर में इनका वर्क आता है कौन सा दोस्तों, फायर एंड आइस। ये इंपॉर्टेंट है, 1923 में इनका वर्क आता है न्यू हेम्पशायर, और इसमें कौन सा पब्लिश्ड होता है, फायर एंड आइस। ओके, 24 में सेवरल शॉर्ट्स पोएम, 28 सिलेक्टेड पोएम्स, 28 में आता है वेस्ट रनिंग बुक, और सो ऑन, ढेर सारी चीज़ें हैं। इसको एक एक करके हम नाम भी पीडीएफ में रहेगा, आप इसको आराम से देख लेना। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, 3 पोएम्स, 35 द गोल्डन हैज प्राइड, स्नो टू स्नो, अ फर्दर रेंज, कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ विटनेस, कम इन, स्टीपल बुश, complete poems, hard not to be king, aforeside, a remember collection of new poems, you come to see in the clearing the poetry of Robert Frost। ऐसा करके ये इनके नाम से पब्लिश्ड है, इनके द्वारा लिखी गई कुछ पोएम्स थे। प्लेस भी देखो इनके द्वारा 4 प्ले लिखे गए हैं। अ वे आउट 29 में, 29 में एक आता है द काउज इन द कॉर्न, अ मास्क ऑफ रीजन, अ मास्क ऑफ मर्सी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मास्क होता क्या है, और कोई बहुत ही फेमस मास्क जॉन मिल्टन ने लिखा है, आप चाहो तो उसका भी नाम कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये आगे देखा जाए तो इनके कुछ हमने प्लेस देख लिए, कुछ फेमस लेटर्स हैं इनके, और उसके बाद कुछ यहाँ पर अदर्स जो स्पीचेस वगैरह इनके नाम पे या इनके द्वारा पब्लिश की होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप उससे पढ़ सकते हो आसानी से। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको विंसम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम भी विंसम क्लासेस ही है, और इसका भी लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोस्तों, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। जो पहली पोएम हम देखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं अपनी सिंबॉलिक पोइट्रीज के लिए, ठीक है। ही इज़ फेमस फॉर हिज सिंबॉलिक पोइट्रीज, ठीक है। सिंबॉलिक का मतलब क्या होगा, जो सिंबल्स के थ्रू ही जो है ये बड़ी बड़ी चीज़ों को वहाँ पे दिखाया गया था। इस वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के बारे में इन्होंने कहा है कि छोटी छोटी चीज़ों का कितना महत्व होता है जीवन में, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बताने के लिए कहा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही कमेंट है अपने इसी पोएम को लेकर कि ऑलवेज ऑलवेज a larger significance, a larger significance, a little thing touches a larger thing। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि जो हमारे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें घटती हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसका कितना ज़्यादा महत्व हो जाता है, वो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं कैसे हमारे जीवन पे अजीब सा बिना सोचे चेंज ला देती है। उसको बारे में यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो इस पोएम को पहले देखते हैं हम सब। 8 लाइन की छोटी सी पोएम है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई
रोड। सिंपल सी 8 लाइन्स की पोयम है, बट मीनिंग बहुत ज़्यादा इसका डीप है। द वे अ क्रॉ, अब मैं आपको पहले हिंदी बता दूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। द वे अ क्रो मतलब किस तरीके से क्रो ने, कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, सुक का मतलब होता है शेक, ठीक है, शेक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक क्या है? हेमलॉक एक पेड़ का नाम है। बेसिकली ये पॉइजनस ट्री है, जिसके छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फ्लावर्स उस पर खिलते हैं, ठीक है। तो हेमलॉक है अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उस क्या कहता है, उस डस्ट की वजह से, डस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब समझ जाओ आपकी, जो स्नो पार्टिकल्स हैं, स्नो पार्टिकल्स, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ऑथर जो है एक बहुत ही चेंज ऑफ मूड में से एक सोरोफुल मूड में, एक आत्मग्लानि में आप कह सकते हो कि सोरोफुल उदास के मूड में वो बैठा हुआ था। और जैसे ही वो डस्ट, वो ठंडे ठंडे डस्ट के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं, वो अपने उस गहन चिंता, बहुत ही बैड मूड से वो बाहर निकलता है। और क्या हो जाता है वहाँ पे, वो जॉयफुली चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। और उस दिन का मतलब, अगर सपोज करो, क्योंकि पोएट ने बहुत इसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जैसे हम बच्चों को बताते हैं। सपोज कि पोएट काफ़ी ज़्यादा उदास है और 10 बजे वो आके उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो मतलब सुबह सुबह से उसके 4-5 घंटे तो बर्बाद हो गए हैं। बट जब वो उसके ऊपर स्नो गिरता, सपोज करो कि वो 2 घंटे उसी पेड़ के नीचे बैठा रह गया, कुछ नहीं किया उसने, आधा दिन उसने अपना बर्बाद कर दिया। बट जैसे ही उसके ऊपर वो डस्ट गिरता है, वो स्नो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं, उसका सडनली क्या होता है, उस गहन चिंता में, उस आत्मग्लानि से वो बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, तब उसको लगता है कि अरे मेरे पास इतना अच्छा दिन था और मैं जो हूँ इसको बर्बाद करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो 12 बजे के बाद जो भी उसका रेस्ट ऑफ द आवर्स बचता है, वर्किंग आवर्स बचता है, उसको वो क्या करता है, वहाँ से बचा देता है। वही पोएट कहते हैं, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रोड। मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंबॉलिक पोइट्रीज के लिए जाने जाते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से सिंबल्स किस तरीके से यूज किया, आप देखना है आप पे। इन्होंने क्या किया, क्रो, अगर आप बात करो क्रो के बारे में, तो एक अच्छे एनिमल के रूप में इसकी डिग्निटी नहीं है। मतलब एक क्रो है तो क्रो ही है, ठीक है। डस्ट, डस्ट मीन्स धूल, मिट्टी, यूजलेस थिंग। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का क्या मतलब हो गया, एक पॉइजनस ट्री है जिसको कोई नहीं चाहता कि उसके पास रहे। ये तीन बुरे चीज मिलकर, जिनका अपियरेंस हम सब अच्छा कंसिडर नहीं करते, वो क्या करते हैं, पोएट के मूड में एक हैप्पीनेस लाते हैं, उसके जीवन में क्या लेकर आते हैं, जॉय लेकर आते हैं, उसके मूड को चेंज करते हैं, उसके दिन को वे सब क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। तो उसी चीज़ को बताते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या क्या सिंबल्स क्रो का यूज किया। मतलब एक पेड़ के ऊपर एक क्रो आके बैठता है, क्योंकि ठंडी का समय है, पोएट यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है, और ये हेमलॉक ट्री है, और इसके डस्ट जो है पोएट के ऊपर गिरते हैं, और इससे पोएट के मूड में जी हाँ, बस तीन बुरी चीज़ों को मिलाकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या एक अच्छा आउटकम निकालते हैं। इस वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है कि ये सिंबॉलिक पोएट्रीज लिखा करते, तो काफ़ी अच्छा सिंबॉलिक पोएट्रीज जो है ये लिखा करते। ये इन्होंने सिंबल्स बताए हैं, क्रो, डस्ट एंड हेमलॉक ट्री। तीन बुरी चीज़ों का आउटकम कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है। आई होप कि आपको ये पोयम कुछ हद तक समझ आई होगी, ठीक है। आप एक दो बार खुद से भी रीड करना, इस पोएम की पीडीएफ तो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डाल रखी है। समरी के बारे में बात करो दोस्तों, द पोयम प्रेजेंट्स अ सिंपल, इसकी समरी हम सब देख लेते हैं जल्दी से। द पोयम presents a simple moment, but it has a larger significance. The poet says that he was in a sorrowful mood. कैसा उदासी, sorrowful mood में कहा था, and was sitting under a hemlock tree. एक poisonous tree के नीचे जाके ये बैठ गया, बहुत ही उदासी में। It was the winter season, ठंडी का समय था, and there was snow all around. और चारों तरफ उसके आसपास पेड़ के ऊपर, जमीन के ऊपर पूरी स्नोफॉल हुई हुई थी। A crow was sitting on the same tree.
पोएट नीचे बैठा हुआ है पेड़ के, और कौवा जो है ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही बैठेगा। द क्रो वॉज शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट when a small particle of snow fell on the poet. He was awakened from his thoughts and then noticed the simple activity going around him. Awakened from his thoughts, इस लाइन को ध्यान रखना, सारी जो बात है इसी में छिप के रखी हुई है। अवेकेंड फ्रॉम हिज थॉट्स, जिन चिंताओं में, जिन सोच में वो डूबा हुआ था, जिसकी वजह से उदास था, वो मायूस था, अचानक से हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम लोग सपोज कोई दिन बड़ा अच्छा ना बीता हो, या आप किसी चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हो, सुबह से परेशान हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, उन्हीं चीज़ को सोचने में लगे हुए चिंतित हैं, और अचानक से एक छोटी सी घटना ऐसी घटती है कि अचानक से आपको लगता है किसी ने मुझे उस कंडीशन से हमें हटा के दूसरे जगह पर ला के रख दिया है। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, आपने भी जरूर इसको महसूस किया होगा, मैंने तो बहुत बार किया है। और क्लासरूम में पढ़ाते समय जब ये चैप्टर पढ़ाते, बच्चे ही बताते हैं कि हाँ सर मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैं काफ़ी परेशान था, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स खुद बताते हैं। ठीक है, तो सबके साथ ये होता है। यहाँ पे पोएट ने सिंबल के रूप में बताया किसको, स्नो के रूप में, कि स्नो जो उसके ऊपर गिरता है तो जो जाग जाता है वो अपने थॉट से बाहर निकल जाता है। दिस चेंज द पोएट्स मूड, और इससे क्या होता है, पोएट का मूड जो है कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। ही सडनली रियलाइज दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो एंड नाउ ही शुड यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे। जैसे मैंने बताया कि सपोज 10 से 11 12 बजे तक वो उदास था, उसके बाद का जो भी समय बचता है उस दिन में, अब क्या चाहता है वो उसको यूटिलाइज करना। इन डूइंग सम यूजफुल टास्क द रियलाइजेशन चेंजेस हिज मूड एंड फिल्स हिम विथ पॉजिटिव एनर्जी। His depression and sadness is washed away by the light shower of snow. His heart is filled with happiness and he gets ready to use the rest of the day in a good manner and with positive vibes. ये इस पोयम को होल सोल है, इसकी समरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन की बात की जाए तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बनने का यही होता है कि इस पोयम में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग, मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसमें जो राइम स्कीम का यूज हुआ है, सबसे पहले इसकी राइम स्कीम लिख लेते हैं हम सब। आप सब खुद पोएट मुझे कमेंट में बताना कि इसकी राइम स्कीम क्या होनी चाहिए। सर मैं तो दिख ही रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको इसका राइम स्कीम में से समझ में आ चुका होगा। तो राइम स्कीम सिंपल है दोस्तों, इसकी ए बी फर्स्ट स्टेंजा का, एंड सेकंड स्टेंजा का है सी डी। ठीक है, राइम स्कीम है। और राइम स्कीम्स वगैरह आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझा के रखा, तो मैं दोबारा उसको रिपीट करने में आई डोंट थिंक कि ये टाइम वेस्ट करना ठीक रहेगा इसके लिए। बट जो वीडियोस आएंगे लिटरेचर के ऊपर, उसमें बताऊंगा राइम स्कीम कैसे फाइंड करते हैं, और आपको पता भी होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। नंबर सेकेंड पोएटिक डिवाइस में यूज है दोस्तों एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, ऑक्योरेंस या फिर आप कह सकते हो रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और साउंड को हम सब एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेशन का हो, ऑक्यूरेंस का हो, ऑफ द सेम लेटर और साउंड, ठीक है, जब वो भी खासकर जब क्लोजली कनेक्टेड हो, जैसे कि इसमें था हैज गिवन माई हार्ट, इसमें देखो एच का रिपीटेशन हो रहा है, एंड सेव्ड सम, एस का इसमें रिपीटेशन हो रहा है पार्ट। ठीक है, इसके अलावा भी ढेर सारे इसमें एग्जाम्पल्स है, आप ढूंढना और अपनी नोटबुक में इसको नोट करते जाना। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और होता है, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी पोएटिक डिवाइस होती है, इसका पोएम्स पोएट्स ज़्यादातर यूज करते हैं, इसका नाम है इंजेबमेंट। इंजेबमेंट क्या होता है कि जब स्टेंजाज लिखी जाती है और एक स्टेंजा खत्म होता है, बट उसमें पोएट अपनी पूरी बात नहीं कह पाया, तो दूसरी स्टेंजा को वहीं से स्टार्ट करता है, उसको इंजेबमेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हेन द सेम sentence continues to the next line
ठीक है, नेक्स्ट लाइन से शुरू, यहाँ पे स्टेंजाज हो जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, विदाउट द यूज ऑफ एनी पंचुएशन मार्क, विदाउट द यूज ऑफ एनी पंचुएशन मार्क्स, ठीक है। और इस कंडीशन में, इस पोएम में, तो थ्रू आउट द पोएम एंजॉयमेंट का यूज हुआ है, थ्रू आउट द पोएम। मैं फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह जो है आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा इस केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे 6 to 10 तक के जितने भी यूज हुए मैं उसको वहाँ पे बताने की कोशिश जो है वहाँ पे करूँगा। इसके अलावा इसमें एसोनेंस का यूज हुआ है, इन्वर्जन का यूज हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसको हम डिस्कस करेंगे अलग, जब फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बनते हैं। बाकी यहाँ से बात आता है क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि ये तो हमने देख लिया, इस पोएम को हमने पढ़ लिया, पोएम की समरी जान, उसके पोएटिक डिवाइसेस देख लिए। इस पोएम के लास्ट में जब आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक होगी, या जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए। आप कोशिश करो कि उन क्वेश्चन आंसर्स को देखो और उनको लिखो। लिखने का आपका फ़ायदा होगा, आपका तो एक पहली बात तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, एंड आप उस प्रिपेयर करते रहोगे साथ साथ अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में दोस्तों आपको 30 मार्क्स का डेमो क्लास देना रहेगा। तो आई होप कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आज अभी सॉल्व का मतलब खुद से सॉल्व करना, गूगल से सर्च करने पर तो लाखों मटेरियल मिल चुके हैं ना, हम खुद वहाँ से पढ़ के बच्चों को पढ़ाते हैं, बट हमने तो भाई आपको तो डेमो देना है, तो वो उसका थोड़ा दूसरा ही हो जाता है ना, तो इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ट्रस्ट ऑफ स्नो। अब जो दूसरे पोयम की बात की जाए, जो दूसरा पोयम मैंने इसमें दिया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया, उसका नाम है फायर एंड आइस। वो खुद एक सिंबॉलिक पोइट्री है। फायर एंड आइस भी, जैसा कि मैंने बता रखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अपने सिंबॉलिक पोइट्रीज के लिए ही जाने जाते हैं। तो इसको देखते हैं जरा कि ये क्या है फायर एंड आइस, और इसमें जो है चीज़ें किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें बता रखा है। सेकेंड पोयम है ये, एक साथ ही दी गई है एनसीईआरटी की बुक में, इसको देखते हैं हम सब। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अरे अच्छा, मैंने उसका ऊपर के 4 लाइन नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये सेकंड स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा इसमें नहीं है, मैं लिख देता हूँ उसको। कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in eyes, from what I have tasted to desire, tasted of desire, I hold with those, those who favor fire, अच्छा, इसमें बस एक लाइन नहीं दिखी है, इसके ऊपर की एक लाइन बस मिसिंग है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वाट एवर। चलो देखते हैं इसको। छोटी सी पोयम है ये भी, 7-8 लाइन की है। इसमें पोएट क्या करता है, मैंने बता रखा है आपको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाने जाते हैं अपने सिंबॉलिक पोएट्रीज के लिए। ही इज फेमस फॉर हिज सिंबॉलिक पोएट्रीज। तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ उस पोयम का, उसके बाद सिंबल्स पे हम बात करते हैं। कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म होगी, आग से खत्म होगी, फायर से खत्म होगी। यहाँ पर फायर का मतलब क्या है, डिजायर। यहाँ पर अगर हम सब फायर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, फायर को यहाँ पे बताते हैं कि जो डिजायर होती है, जो फायरी डिजायर है, उससे जो है दुनिया खत्म हो जाएगी। द पोयम एक्सप्रेस क्या करता है, एक प्रोफाउंड आइडिया, इसमें कहते हैं कि दुनिया 2 तरीके से खत्म होगी, या तो आइस से या तो फायर से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। या दुनिया आग लग जाएगी खत्म हो जाएगी, या दुनिया जम के खत्म हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग टाइप की थिंग्स, ठीक है। एक ग्रुप ओपिनियन क्या करता है कि अर्थ का जो कोर है
कोर जानते हो ना, जो अर्थ का बना हुआ है, हमने जियोग्राफी में पढ़ रखा है, उसका जो सेंटर कोर होता है वो इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि पूरी दुनिया में आग लग जाएगी, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और दूसरे टाइप के लोग क्या कहते हैं दोस्तों इसी चीज़ को, कि टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि पूरी दुनिया जम जाएगी। ठीक है। अब इसी चीज़ को पोएट क्या करता है, ये तो साइंटिफिक बात हो गई, बट पोएट यहाँ साइंस की बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे पोएट बात किसको करता है, यहाँ पोएट बात कर रहा है ह्यूमन इमोशंस की। किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन इमोशंस की। और बताता है कि मानव का जैसा इमोशन है उसमें फायर और आइस का क्या स्थान हो सकता है। ठीक है। ये बोलता है कि फायर आइस को कंपेयर करते हैं ह्यूमन के इमोशन से, जो कि क्या है, डिजायर एंड हेटेड, नफरत। कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका डिजायर, इच्छाएं और नफरत। इससे दुनिया जो है आसानी से खत्म हो जाएगी। डिजायर भी कैसे, फायरी डिजायर, तो उसी पे कहता है कि सम से इन आइस, ये शुरू की दो लाइन तो साइंटिफिक हो गई। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, बोलता है कि जो मैंने डिजायर से सीखा है। डिजायर का मतलब किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानना, चाहना, कि जिसके कारण आप कुछ भी कर सकते हो, किसी का नुकसान कर सकते हो। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो इस वजह से मैं उन लोगों का साथ दूंगा जो किसको कहते हैं कि फायर से दुनिया जो है खत्म हो सकती है। समझ में आई ये बात। क्या कहा पोएट ने कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ ने कहा कि फायर से खत्म होगी, कुछ ने कहा आइस से खत्म होगी। ठीक है, साइंस की बात है। पोएट फिर यहाँ पे किसको जज करता है, इन दोनों चीज़ों को ह्यूमन इमोशंस में रख के देखता है। और वहाँ पे ये क्या करता है कि जैसा इंसान का डिज़ायर है, डिज़ायर कैसा, ज्वलित डिज़ायर, फायरी डिज़ायर्स ना, तो उससे को कंपेरिजन करते हुए डिज़ायर को कंपेयर करता है आग से, फायर से, और कहता है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनका पक्ष लूंगा जो कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म होगी, फायर से खत्म होगी। बट फिर नेक्स्ट टाइम में क्या कहते हैं, बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिस का मतलब होता है दोस्तों डाई, पेरिस का मतलब होता है डाई, मरना। कहता अगर दुनिया को, इट मीन्स अर्थ, दुनिया, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को दो बार, एक बार तो डिजायर, एक बार तो फायर से खत्म होगी, बट अगर दुनिया दो बार खत्म होगी तो एक बार फायर से, दूसरी बार किससे होगी, हेट से, नफरत से। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू नोट दैट फॉर डिस्कशन आइज इज ऑल्सो ग्रेड एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब यहाँ पे हो गया सफिशियंट ना, मतलब दुनिया में इतनी नफरत है कि वो दुनिया को एक बार नहीं दो बार खत्म कर सकते हैं। तो पोएट यहाँ पे सिंपल सा आपसे बताता है कि उसने फायर का कंपेरिजन किससे किया है, ह्यूमन के डिजायर से, ना खत्म होने वाली डिजायर से, और इसने आइस को कंपेयर किससे किया यहाँ पर, हेट से, हेटेड, नफरत से। ठीक है, पोएम एकदम सिंपल है। पहले तो इसने साइंस को उठा के बताया कि कुछ दुनिया में लोगों का मानना है कि दुनिया जो है, अर्थ का कोर इतना गर्म हो जाएगा कि आग लग जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अर्थ इतना ठंडा हो जाएगा कि सब जम के मर जाएंगे। फिर ये बोलते हैं कि मैंने क्या किया, इन चीज़ों को ह्यूमन की इमोशंस में रख के देखा, तो मुझे मालूम चला जो ह्यूमन का डिज़ायर है वो कैसा, इतना ज्वलनशील है, इतना मतलब कि वो अपने डिज़ायर को पूरा करने की, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए किसी को ख़त्म भी कर सकते, किसी का नुकसान भी कर सकते। तो दुनिया जो है आग से, फायर से, मतलब ह्यूमन डिज़ायर से ख़त्म होगी। अगर ये दो बार ख़त्म होना होगा तो इसको किससे ख़त्म करेंगे हम सब, फॉर श्योर आइस से। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पोयम। इसकी समरी की ओर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समरी इसकी मतलब काफ़ी अच्छा ये पोयम है, आप पढ़ो तो इसको। देखिए, इन दिस पोयम द पोएट एक्सप्रेसेस द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड। सम पीपल से इट विल एंड बाय फायर, और सम पीपल से इट विल एंड बाय आइस। द पीपल से दैट ही इज अवेयर द फायरी डिजायर्स, ह्यूमन के जो डिजायर्स है, ऑफ ह्यूमन इमोशन, सो ही विल फेवर दोज हु से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड। देन द पोएट रीथिंक्स, पहले ये कहता है कि फायर के साथ मैं जाऊंगा, बट अगर ये कहता है कि अगर दुनिया को दो बार खत्म होना होगा, द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, आइस में भी कैपेबिलिटी है फायर के ही बराबर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। द पोएट कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर इज स्टैंड फॉर डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। ठीक है, देयर इज नो इन टू सच इमोशंस, द मोर ह्यूमन ट्राई टू फुलफिल देम, द मोर रेपिडली दिस इमोशंस स्प्रेड सिमिलर टू फायर। क्या बोलता है पोएट, अब ये भी याद रखता कि पोएट फायर को इन चीज़ों से क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि डिजायर, जो इच्छाएं, लालच है, लस्ट है,
इनके बारे में पोएट कहता है कि जितना भी इसको खत्म करने की ह्यूमन बीइंग कोशिश करता है, ये आग की तरह उतनी ही तेजी से ये फैलते हैं. दैट्स वाई द पोएट कंपेयर्स फायर with desire, greed, and lust. These feelings often engulf human life and they get trapped in them. As a result, people become egoist, selfish, and cruel. On the other hand, the poet describes ice as rigid, rough, and hateful side of human emotion. Jiddi, nafrati. People become harsh and don't care about the emotions and feelings of others. They are indifferent to others' happiness and sorrows. Thus, the poet says that since ice and fire both are growing with such rapid speed, the world will end soon. दुनिया जो है जल्द ही खत्म हो जाएगी. और ये पोएट बहुत ही सुंदर सा मैसेज आपको देते हुए खत्म होता है कि अगर ह्यूमन अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपना जीवन भी समाप्त करेंगे, साथ ही साथ दुनिया में क्या देंगे, ढेर सारी अनवांटेड थिंग्स को एक से भी करा सकते हैं. ठीक है, अगर इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करोगे, इसको भी लिख लेते हैं हम सब. राइम स्कीम सिंपल है दोस्तों इसकी, ए बी ए. वैसे परफेक्ट राइम स्कीम तो इसमें कहोगे नहीं, ए बी सी एंड बी सी बी. लास्ट वाले वर्ड्स को ही हम सब उठा के देख रहे थे कि क्या इसमें राइम स्कीम जो है बन के आती है. ठीक है, इसमें दोस्तों पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है. अब पर्सोनिफिकेशन क्या है, इसमें जो था इन एनिमेट थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है. ठीक है, जैसे फायर और आइस जो है, फायर एंड आइस दुनिया को खत्म कर सके, दुनिया को तो इंसान खत्म करेगा. इसको यहाँ पर ये पावर्स देते हैं, ह्यूमन पावर्स देते हैं, जिससे कि दुनिया को खत्म कर सकते हैं. इंचैम्पमेंट का यूज किया गया है, मैंने बता रखा है ये क्या होता है. एलिट्रेशन का यूज इसमें किया गया है. ठीक है, और इसमें एक और दोस्तों क्या कहते हैं, एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है दोस्तों, जब एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं. इसमें रिपीट किया गया सम से को, जो सम से वर्ड है इसको दो बार रिपीट किया गया है. इसको लाइन फर्स्ट में रिपीट किया गया और इसको लाइन सेकेंड में रिपीट किया गया. अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच की बात करोगे, जो फेवर फायर, ये देखो यहाँ पर है ना, फेवर फायर, एफ का रिपीटेशन हुआ इसमें, एंड वर्ड विल, इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है दोस्तों, डब्ल्यू का. ठीक है, तो इस तरीके से जो पोयम है, बाकी फिर मैं वही कहूँगा जो क्वेश्चन आंसर से एनसीईआरटी कॉर्नर में आप उसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि वो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आज का लेक्चर अब यहीं एंड करते हैं. आई होप कि आपको डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस अच्छे समझ में आई होगी. कोई भी डाउट है आप मैंने नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो इस पर. ठीक है, ऑनली व्हाट्सएप, कॉल लगेगा नहीं इस पर. टेलीग्राम चैनल का नाम भी विंसम क्लासेस है, बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत.